क्या होगा जब कुछ रिसर्चर्स की एक टीम बर्फीले पहाड़ों में दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझाने गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमारा ब्रह्मांड ऐसे रहस्यों से भरा पड़ा है जिन्हें कि इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे। समय हर जगह कभी एक जैसा नहीं चलता। अब कहानी की शुरुआत दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में बताने से होती है। कैसे साल 1959 में 9 रशियन हाइकर्स बर्फीले पहाड़ों में हाइकिंग करने गए, लेकिन 2 हफ्तों के बाद पता चला कि वे सब के सब बहुत अजीब हालातों में मारे पाए गए हैं। गवर्नमेंट को उन सब की बॉडीज बहुत ही बुरी हालत में बर्फ के पहाड़ों में दबी हुई मिली। इसके बाद जिस पहाड़ पर वे सभी हाइकर्स मारे गए थे उसे माउंटेन ऑफ डेथ कहा जाने लगा, क्योंकि आज तक भी कोई उन 9 हाइकर्स की मौत का कारण जान नहीं पाया है। उनका मारा जाना अब प्रेजेंट समय तक में मिस्ट्री है। अब प्रेजेंट टाइम में एक रिसर्चर होली इसी सेम इंसिडेंट पर रिसर्च कर रही थी। उसने खुद को रिकॉर्ड करते हुए बताना शुरू किया कैसे उसे इस इंसिडेंट के बारे में सबसे पहले साल 2008 में पता चला था, जब कुल मिलाकर 30 वैज्ञानिक मिलकर उन्हीं रशियन पहाड़ों में इकट्ठा हुए, मगर फिर भी वे 50 साल से भी पुराने इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाए। इसलिए अब होली खुद अपनी एक टीम बना रही है जिनके के साथ वो उन पहाड़ों में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ असल में क्या हुआ था। होली ने सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड जेनसन से कांटेक्ट किया, जो कि एक फिल्म स्टूडेंट है। उसे ऐसे ही रहस्यों से भरे सब्जेक्ट्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाना पसंद है। दोनों को ही उनकी प्रोफेसर ने बताया कि कैसे उन 9 हाइकर्स की मौत बहुत बुरी तरह से हुई थी। उनकी जांच करने पर डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि शायद से उन्हें बर्फ में हाइपोथर्मिया हुआ होगा। अब जेनसन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सभी 9 लोगों को एक साथ हाइपोथर्मिया कैसे हो सकता है। वहीं इसके अलावा दूसरी थ्योरी भी थी कि उन सभी के ऊपर बर्फ गिर गई होगी, लेकिन होली ने कहा कि वे भला बर्फ गिरने के बाद तभी क्यों नहीं मारे गए। अब होली अपनी टीम के साथ इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करेगी। उन सबको पहले बहुत लंबी दूरी तय कर उन पहाड़ों में जाना होगा जहाँ से शायद वे बाहर की दुनिया के संपर्क में भी नहीं रह पाएंगे। अब होली की टीम में उसके और जेनसन के अलावा एक साउंड इंजीनियर डेनिस को शामिल किया गया, तो वहीं उनके साथ 2 एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर्स एंडी और जेपी भी होंगे। उन दोनों को पहले से बहुत पहाड़ चढ़ने का अनुभव है, सो वे होली की टीम के बहुत काम आएंगे। कुल मिलाकर 5 लोगों की ये टीम अपनी रिसर्च पर जाने से पहले कई दिन तक ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले कई हफ्तों तक बहुत कोल्ड टेम्परेचर में रहना होगा। जिसके बाद वे सभी अपने मिशन पर निकल गए। लेकिन अब इसके 1 महीने बाद हर और खबरें आने लगी कि होली और उसकी टीम के सभी 5 मेंबर्स जो कि रशियन पहाड़ों में रिसर्च करने गए थे, अब वे सब के सब खुद भी मिसिंग हो चुके हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम को उन सभी के कपड़े, टेंट और राशन पानी मिल गए, मगर अभी उन सभी का कुछ पता नहीं चला कि वे सब कहाँ गए। टीवी न्यूज से लेकर हर जगह खबरें आने लगी कि उस जगह में जरूर से ऐसा कुछ है जो हर बार वहीं ऐसे इंसिडेंट होते हैं। अब तक आम लोगों ने थ्योरीज बनाना भी शुरू कर दिया था। कुछ लोगों की राय में वहाँ एलियंस आते हैं, तो कुछ का मानना था कि वो जगह ही श्रापित है। वही मीडिया को मोली और जेनसन के गायब होने से पहले उनका एक आखिरी वीडियो भी मिला है। इस आखिरी वीडियो में वे दोनों काफी डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो कि उनके भी समझ के परे था। अब उन 5 के साथ वहाँ क्या हुआ, पूरे 1 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जब 5 मेंबर्स खुशी खुशी एक ट्रेन से इसी एडवेंचर पर जा रहे थे। उन्हें यकीन था कि अब उनके पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, तो वे आराम से उस मिस्ट्री को सुलझा लेंगे। सभी रास्ते में एक छोटे से टाउन में रुककर सबसे पहले पीटर से मिलने गए। दरअसल पीटर वही आदमी है जो कि साल 1959 में उन 9 लोगों के साथ हाइकिंग पर जाने वाला था, लेकिन वो आखिरी मौके पर बीमार हो गया और उनके साथ नहीं गया, वरना तो शायद वो भी मारा जाता। अब 5 को पता चला कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, तो 5 उससे मिलने वहीं पहुंच गए। हालांकि अब डॉक्टर्स उन्हें पीटर से नहीं मिलने देते। उन्होंने देखा कि पीटर खिड़की से उन्हें कुछ लिखकर बताना चाह रहा था, तो उन्होंने उसकी फोटो ले ली। अब यहाँ से ये तो साफ था कि यहाँ के ऑफिशियल्स भी नहीं चाहते कि उस इंसिडेंट के बारे में कोई ज्यादा पूछताछ करे। यहाँ शाम को उन्हें एक गाइड सर्गे मिला, जिसे कि उन्होंने ही हायर किया था। वो उन्हें अपने साथ ले जाते हुए बताने लगता है कि कैसे ये टाउन उन बर्फीले पहाड़ों में घुसने से पहले आखिरी इंसानी बस्ती है। इसके अलावा जब उसकी माँ जवान थी तब उन्होंने ही सबसे पहले उन 9 लोगों की बॉडीज को देखा था। अब 5 पैट्रिक के साथ उसकी माँ मार्था से मिलते हैं, जो कि अब तक बूढ़ी हो चुकी थी। यहाँ 5 ने उन्हें पीटर का लिखा मैसेज भी दिखाया और पैट्रिक उन्हें उसका मतलब समझाता है कि ये रशियन भाषा है, जिसका की मतलब वार्निंग है, यानी कि उन्हें उन पहाड़ों से दूर रहना चाहिए, वे वहाँ न जाएं। वहीं पैट्रिक की माँ मार्था भी सबको बताती है कैसे उसने और उसके भाई ने मिलकर उन बॉडीज को ढूंढा था। उन सब की हालत बहुत खराब थी। तभी मार्था ने उन्हें एक और हैरानी वाली बात बताई कि उसने और उसके भाई ने 9 नहीं बल्कि 11 बॉडीज देखी थी। उनमें से 2 बॉडीज बहुत अलग अलग रही थी, उनके कपड़े
भी अजीब थे। अब ये सुनकर तो सब हैरान हो गए, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट्स में हर जगह सिर्फ 9 ही लोगों का जिक्र था। तो फिर मार्था के अनुसार वहाँ बाकी की 2 बॉडीज किनकी थी। हालांकि उन्हें लगा कि शायद से मार्था बूढ़ी हो गई है। वहीं वो घटना भी बहुत पुरानी थी, तो शायद से उन्हें कुछ ज्यादा याद नहीं होगा। अब पांचों यहाँ से उस माउंटेन की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें आज पूरे ही दिन चलते हुए शाम हो गई। सो अब वे अंधेरा होने पर एक सेफ जगह ढूंढकर कैंप लगाने लगते हैं। उन्हें अब तक की जर्नी में बहुत मजा आ रहा था। वे मजाक भी करते हैं कि यहाँ तो खतरे जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वे सोने गए तो उन्हें पूरी ही रात बाहर से अजीब सी आवाजें आती रही, जिससे कि पांचों मेंबर्स में से कोई भी ढंग से नहीं सो पाया। इतना ही नहीं, जब सब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर किसी के पैरों के निशान बने हुए हैं, वो भी बिना किसी जूते के। होली अब इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री में शूट करने लगती है। वो साथ के साथ समराइज भी कर रही थी कि कैसे इतने कम टेम्परेचर में यहाँ नंगे पैर चलना लगभग नामुमकिन है। वहीं इससे भी अजीब बात कि पैरों के निशान कुछ दूर जाने के बाद अचानक से गायब हो गए। ग्रुप अब यहाँ से अपने सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं, मगर थोड़ी आगे चलने पर उन्हें फिर से वहीं पैरों के निशान दिखाई देने लगे, जो कि पास के एक वेदर टावर की ओर जा रहे थे। तो सभी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। होली अब उस वेदर टावर के ऊपर चढ़कर देखने लगी कि इसके अंदर क्या होगा। सरप्राइजिंगली यहाँ तो किसी की जीभ को काट कर रखा गया था, जिसे कि देखकर हर कोई डर गया। डेनिश डरते हुए कहती भी है कि उन्हें अभी यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। शायद ये सच ही है कि ये जगह श्रापित है। हालांकि जेनसन सबको समझाने लगा कि ये सब जरूर से किसी जानवर ने किया होगा। वहीं जो आवाज उन्हें कल रात को भी आ रही थी, वे सारी आवाजें बर्फीली जगहों पर आना आम बात होती हैं। वहीं होली ने भी यकीन दिलाया कि अब उनके पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर उन्हें कोई भी खतरा लगे तो वे कभी भी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर हेल्प बुला सकते हैं। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे से कोई भागकर जा रहा था। अब पांचों मेंबर्स यहाँ से आगे चलना जारी रखते हैं और आज दूसरे दिन के खत्म होते होते वे फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच ही गए जहां की साल 1959 में वो इंसिडेंट हुआ था। अब पांचों मेंबर्स कैंप लगाते हुए उस दिन हुई घटनाओं को फिर से रिकैप करने लगते हैं। कैसे सेम इसी जगह पर उन 9 लोगों ने भी टेंट लगाए थे और फिर 2 हफ्तों के बाद सीधी उनकी बॉडीज ही मिली। पुलिस द्वारा सबको बताया गया कि उन्हें हाइपोथर्मिया हुआ था। इसके अलावा कुछ मेंबर्स की तो हड्डियां तक टूटी हुई थी। वहीं उन सब की बॉडी में रेडिएशन की मात्रा काफी ज्यादा पाई गई। लेकिन अजीब बात, यहाँ पहाड़ों में इतनी वीरान जगह पर रेडिएशन कहाँ से आ सकता है। तभी दोनों माउंटेन क्लाइंबर्स एंडी और जेपी होली को आकर बताते हैं कि जब से वे इस इंसिडेंट वाली साइट पर पहुंचे हैं कि अचानक से ही उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद हो गए। यहाँ तक कि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे। वहीं एक और अजीब बात कि ये जगह उस वेदर टाउन से पूरे 14 माइल दूर है, लेकिन फिर भी वे सिर्फ एक ही दिन में यहाँ पहुँच गए। सो इतनी ज्यादा लंबी दूरी इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई। अब समय के साथ सवाल बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि फिर से शाम होने वाली थी तो सभी अब इसी जगह पर कैंप लगाने लगते हैं। वहीं होली और जेनसन बाकी लोगों को आराम करने का कहकर अब अकेले ही इस जगह पर रेडिएशन का सोर्स ढूंढने लगे। वे अपने एक डिवाइस के जरिए एक बर्फ की चट्टान तक जा पहुंचते हैं। उन्होंने ध्यान दिया कि रेडिएशन का सोर्स इसी बर्फ की चट्टान के अंदर से आ रहा है। सो होली जल्दी से बर्फ हटाना शुरू करती है और फिर दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ तो बर्फ के नीचे एक लोहे का गेट लगा हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े बंकर से जुड़ा है। उन्हें पता था कि इसे शायद से किसी आर्मी ने बनाया होगा, क्योंकि ऐसे बड़े बंकर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी बनाया करती थी। उन्होंने ये भी देखा कि ये गेट तो बाहर से बंद है, यानी कि वे इसे आसानी से खोलकर अंदर जा सकते हैं। तो होली ने जल्दी से उस गेट को खोलना शुरू कर दिया। तभी जेनसन उसे रोकते हुए कहता है कि उन्हें इसे अभी नहीं खोलना चाहिए। ये गेट यहाँ किसी वजह से ही बंद होगा और वो भी बाहर से, यानी कि इसके अंदर कुछ खतरनाक हो सकता है। हालांकि होली के अनुसार वो इसी के लिए तो यहाँ आए थे और क्या पता उन्हें अंदर से उस पुरानी मिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी ही मिल जाए। लेकिन अब अंधेरे को देखते हुए दोनों ने डिसाइड किया कि वे इसे कल दिन में ही खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। दोनों अब वापिस से अपने कैंप में आकर बाकी के तीनों मेंबर्स को उस बंकर के बारे में कुछ नहीं बताते, ये सोचकर कि कहीं वे बेवजह में परेशान ना हो। और कल तो वे सभी उस बंकर में वैसे भी जाने वाले थे। सो सभी अपने टेंट्स में सोने चले गए। लेकिन अब अचानक से आधी रात को उनकी आंखें कई सारे धमाकों की आवाजों से खुली। उन्होंने बाहर निकल कर देखा कि ऊपर पहाड़ पर किसी ने बहुत सारे धमाके कर दिए हैं।
हैं, जिससे कि ऊपर पहाड़ की सारी ही बर्फ उनके ऊपर गिर जाएगी। सो सभी जल्दी से उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच डैनी पीछे ही छूट गई और अनफॉर्चुनेटली वो बर्फ के नीचे दबकर मारी ही जाती है। तो वहीं एक दूसरा मेंबर एंडी बुरी तरह से घायल हो गया, वो अब ढंग से चल भी नहीं सकता। सो कुछ देर बाद सब शांत होने पर सभी मेंबर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं कि उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उनकी एक साथी डेनिस ऑलरेडी मारी गई, तो वे उसकी फैमिली को क्या जवाब देंगे। तो वहीं एंडी भी बुरी तरह से घायल हो चुका है। अब जेनसन ने कहा कि उस बर्फ के गिरने से पहले उसे धमाकों की आवाज सुनाई दी थी, यानी कि रशियन सोल्जर्स उन्हें जानबूझकर मारना चाहते हैं। उसकी थ्योरी के हिसाब से यहाँ इस पहाड़ पर उनका कोई ऐसा खतरनाक राज छिपा है जिस सीक्रेट को वे बाहर की दुनिया से छिपा रहे हैं। अब सभी आग जलाकर मदद आने का इंतजार करने लगे। तो वही जेनसन जो कि लगातार पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रहा था, अब उसका एक भी फोन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ आने के बाद सैटेलाइट फोन्स तक बंद हो गए। तभी जेपी ने आइडिया दिया कि क्यों न वे अपनी फ्लेयर गन को ऊपर हवा में शूट कर मदद बुलाएं। किसी को तो उनकी लोकेशन मिल ही जाएगी और वो उन्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। लेकिन जेनसन ने कहा कि क्या हो अगर इसे वे सोल्जर्स देख लें जो कि उन्हें मारना चाहते हैं। वो पहाड़ पर ब्लास्ट भी इसीलिए किया गया था ताकि वे सब अपनी नींद में ही मर जाएं। वहीं होली अब सबको घबराए हुए देख उन्हें बता ही देती है कि उन्हें सोने से पहले एक बंकर मिला था, जिसके बारे में उसने और जेनसन ने बाकियों को नहीं बताया। तो क्यों न वे अभी के लिए वहीं छिपने चले जाएं। अब ये सुनकर तो जेबी उन पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि उन दोनों को उन्हें आते ही सब बता देना चाहिए था, यानी कि आर्मी का सीक्रेट उसी बंकर में छिपा है। जिसके बाद गुस्से में एंडी अब फ्लेयर गन को ऊपर चला ही देता है। सरप्राइजिंगली सिर्फ कुछ ही देर बाद दूर से दो लोग उनकी ओर आते हुए नजर आते हैं। घायल एंडी ने कहा कि वे लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए, उन्हें खुद यहाँ आने में 3 दिन लगे थे। सो एंडी के अनुसार वो खुद तो घायल है, तो अभी उसके साथी उसे यहीं छोड़ छिप जाएं और वे दूर से देखें कि वे दो लोग उसके साथ क्या करेंगे। हालांकि होली एंडी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर जेनसन उसे समझाकर कि वे अभी दिमाग से काम ले, और वो उसे साथ में ले ही गया। वहीं कुछ ही देर में एंडी का शक सही साबित हुआ। वे दोनों आर्मी के सोल्जर्स थे जो कि अब वहां आते ही एंडी पर गोलियां चला देते हैं और उन्होंने बाकी तीनों के सामने उसे भी मार डाला। अब बाकी तीनों अपने साथी को मरता देख बहुत डर गए और वे जल्दी से बंकर में छिपने भागने लगते हैं, जिन्हें की दूर से उन दोनों सोल्जर्स ने भी देख लिया और उनके उन पर भी फायरिंग करने से एक गोली जेपी को भी लग गई। अब तीनों किसी तरह से भागकर उस बंकर में घुस गए, जहां वे जल्दी से एक लीवर को खींचकर लाइट्स को ऑन करते हैं। उन्होंने देखा कि ये बंकर छोटा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा था। वे समझ गए कि इसे रशियन आर्मी ने किसी तरह के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया होगा। अब घायल जेपी ने कहा कि उन्हें जल्दी से बंकर का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, वरना तो वे सोल्जर्स अंदर आकर उन्हें भी मार डालेंगे। लेकिन जेनसन ने कहा कि क्या हो अगर वे सोल्जर्स उन्हें बाहर से लॉक कर दें, फिर तो वे यहीं फंसे रहेंगे। तो अभी के लिए उन्हें इस बंकर से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब होली और जेनसन घायल जेपी को वहीं आराम करने को छोड़कर आगे बंकर में देखने जाने लगे कि क्या पता उन्हें इस बंकर के दूसरी ओर दूसरा दरवाजा मिल जाए। अब थोड़ा आगे चलकर दोनों को एक लैब मिली जिसमें कि कई सारी सीक्रेट फाइल्स पड़ी थी। दोनों अब उन्हें पढ़ने लगते हैं और यहाँ से कहानी के सारे राज खुलना शुरू हुए। दरअसल इन फाइल्स में साल 1943 में हुए फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के कुछ फोटोज थे, जहां रशियन आर्मी ने एक शिप पर टाइम ट्रेवल का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद शिप के अंदर मौजूद सारे क्रू मेंबर्स एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मारे गए। दोनों समझ गए कि यानी कि वे सारे टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट्स इसी सीक्रेट बंकर में होते थे, इसलिए आर्मी नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी आए। तभी दोनों को लैब में एक मरा हुआ आर्मी सोल्जर दिखाई दिया जिसके मुंह से उसकी जीभ ही गायब थी, यानी कि जो जीभ रास्ते में होली ने उस वेदर स्टेशन में देखी थी वो इसी सोल्जर की थी। इसके अलावा लैब में उन्हें अजीब तरह के क्रीचर्स के कंकाल भी दिखाई दिए जो कि देखने में आम इंसानों से बहुत अलग लग रहे थे। दोनों अब इस लैब में आगे चलते हुए अगले कमरे में गए, जहाँ की काफी सारे मीट हुक्स लटके हुए थे और सरप्राइजिंगली एक कैमरा भी रखा हुआ मिला। वहीं सबसे अजीब बात कि ये दूसरा कैमरा दिखने में सेम उनके वाले कैमरा जैसा था जो कि अभी उनके पास मौजूद है। दोनों अब उस दूसरे कैमरा को चलाकर देखते हैं और इसमें भी सरप्राइजिंगली होली और जेनसन की ही फुटेज निकली। अब इसे देखकर तो दोनों बहुत डर गए। अब होली जेनसन को सब समझाने लगी कि कैसे उस समय जब उस शिप पर एक्सपेरिमेंट किया गया तब उस शिप के एक समय पर एक साथ 2 वर्जन्स बन चुके थे, एक पास्ट और एक फ्यूचर का, जिसके बाद माना जाता है कि शिप के सारे क्रू मेंबर्स उस वर्म होल से ट्रेवल करने पर म्यूटेट हो गए और फिर वे आपस में ही लड़कर मारे गए। अब दोनों को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। दरअसल साल 1959 में वे 9 हाइकर्स इसलिए मारे गए थे क्योंकि ठीक इसी माउंटेन के नीचे आर्मी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, जिससे रेडिएशन लीक हुआ और वे सब मारे गए।
इसलिए ही सोल्जर्स उसे छिपाने के लिए अब उन्हें भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल कि ये दूसरा कैमरा कहाँ से आया जिसमें कि उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से अपने घायल साथी जेपी के जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दोनों जल्दी से भागकर उसके पास गए और वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि दो बड़े ही अजीब से क्रीचर्स जेपी को मारकर खा रहे थे कि तभी एक क्रीचर ने जेनसन को भी पकड़ लिया। लकीली जल्दी से होली उनका ध्यान भटकाकर जेनसन को अपने साथ लेकर भागने लगती है। दोनों अब किसी तरह से उन क्रीचर से भागते हुए बंकर के एक एक्सपेरिमेंट रूम में आ पहुंचे। उन्होंने नोटिस भी किया कि वे दोनों क्रीचर्स जो कि पहले जेपी को खा रहे थे वे चाहते तो उन्हें भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये राज भी जल्दी खुलेगा। अब होली और जेनसन ने इस एक्सपेरिमेंट रूम में देखा कि यहाँ तो आर्मी ने किसी तरह का पोर्टल खोल रखा था। उन्हें समझ नहीं आता कि ये पोर्टल कहाँ जाता है, अगर वे इसके अंदर चले जाएं तो निकलेंगे कहाँ। यहाँ होली ने अपनी थ्योरी दी कि शायद से ये पोर्टल उन्हें टाइम में आगे या पीछे कहीं भी ले जाएगा। जैसा कि उन्होंने पेपर्स में भी देखा था कि आर्मी यहाँ पर टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, लेकिन अब इस रूम से बाहर तो वे वैसे भी नहीं जा सकते। अगर वे उन क्रीचर से बच भी गए तो बाहर उन्हें सोल्जर्स मार देंगे। इसलिए अब दोनों ने फैसला किया कि बाहर जाकर मरने से अच्छा होगा कि वे इस पोर्टल में जाने का रिस्क लें। और दोनों अब पोर्टल में जाने से पहले अपना आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हैं जिसमें उन्होंने वो सब बता दिया जो कि अब तक उनके साथ हुआ था। और सेम यही वीडियो हमने कहानी के शुरू में देखी थी, लेकिन तब उसमें से किसी ने आधा हिस्सा हटा दिया जिससे लोगों को समझ नहीं आया कि वे दोनों वीडियो में डरे क्यों हुए थे। लेकिन अब प्रेजेंट में सब साफ हो गया। दोनों अब फाइनली उस पोर्टल में चले ही गए। अब यहाँ से सीधे साल 1959 का समय दिखाया जाता है जहाँ की होली और जेनसन बेहोश पड़े थे। तो वहीं यंग मार्था अपने भाई के साथ उन्हें देखने आई। दरअसल ये वही मार्था थी जो कि भविष्य में बूढ़ी होकर उन सबको बता रही थी कि कैसे उसे उन पहाड़ों पर 2 एक्स्ट्रा बॉडीज भी दिखी थी, यानी कि तब वो झूठ नहीं बोल रही थी। वे दोनों एक्स्ट्रा बॉडीज जेनसन और होली की थी जो कि उसी पोर्टल से टाइम ट्रेवल कर साल 1959 में पहुंच गए। हालांकि दोनों अभी भी नहीं मरे थे, लेकिन तभी वहां पर कुछ आर्मी सोल्जर्स आ गए और उन्होंने मार्था और उसके भाई को भगा दिया। उन सोल्जर्स को होली और जेनसन का कैमरा मिला जो कि इस समय यानी कि साल 1959 में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इस समय में ये टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं थी। तो सोल्जर्स बेहोश मोली और जेनसन को उठाकर उनके कैमरे के साथ अपने बंकर में ले आए। उन्होंने नोटिस किया कि वे दोनों अब इंसान नहीं बचे, बल्कि पोर्टल में टाइम ट्रेवल करने से वे अजीब क्रीचर्स में म्यूटेट हो गए। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, यानी कि कुछ देर पहले जो 2 क्रीचर्स होली और जेनसन का पीछा कर रहे थे वे दोनों क्रीचर्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों के फ्यूचर वर्जन थे जो कि पास्ट में समय यात्रा करने से म्यूटेट हो गए। वही उन्हें जो कैमरा भी मिला था वो भी उनके फ्यूचर वर्जन का था, यानी कि ये कैमरा जो कि अभी साल 1959 में सोल्जर्स के पास है ये अगले 60 सालों तक इसी बंकर में रखा रहेगा और बाद में वो होली और जेनसन के पास्ट वर्जन्स को मिलेगा। यानी कि ये एक पूरा टाइम लूप बन गया जहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट की घटनाएं एक साथ होती रहेंगी। होली और जेनसन दोनों म्यूटेट होने से क्रीचर्स बनकर इसी सेम बंकर में सालों तक बंद रहेंगे और भविष्य में वे अपने ही पास्ट वर्जन्स के पीछे भागेंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें मारा भी नहीं था क्योंकि उन्हें खुद को देखकर अपना पास्ट याद आ गया। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो पूरी वीडियो और आखिर का एंड ट्विस्ट आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही मिस्ट्री वीडियोस के लिए। थैंक यू।